अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, ओम प्रकाश राजभर को चर्चा में रहना आता है। उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है कि आने वाले वक्त में जब देश भर में लोकसभा के चुनाव होंगे तो उस दौरान एक तीसरा मोर्चा बनेगा और इस मोर्चा माइनस कांग्रेस होगा। और उन्होंने इसके लिए एडवांस में बड़े नेताओं से बात भी कर ली है। ये किस तरह का मोर्चा होगा और इस मोर्चे में कौन लोग होंगे और ये मोर्चा कितना ताकतवर होगा, जैसा कि ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं। हालांकि मैं फिर कहता हूं कि खबरों में रहना उनको बहुत आता है, लेकिन क्या ये मोर्चा कामयाब होगा और ये क्या मोर्चा बिना कांग्रेस के कोई चुनौती देने की स्थिति में है? अगर हाँ, तो ये एक बड़ा विषय होगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, तीसरा मोर्चा और कांग्रेस आने वाले वक्त में चुनाव में मुकाबिल होंगे? अगर ऐसा हो रहा है तो ये देश की राजनीति में एक नए परिवर्तन का संकेत होगा। आज की परिचर्चा इसी विषय पे। बहन भाई, उत्तर प्रदेश राजनीति का सबसे बड़ा गढ़ है और उत्तर प्रदेश में जब आप ये समझें कि चुनाव के बाद सियासत खत्म हो गई है तो दरअसल असली सियासत शुरू हो जाती है। यूपी में इन दिनों एक नया मोर्चा बन रहा है और ये मोर्चा यूपी से निकलते हुए दूसरे प्रांतों तक पहुंच रहा है। ये मोर्चा ओम प्रकाश राजभर का ऐसा दावा है कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, संजय चौहान, खुद ओम प्रकाश राजभर, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार और भी बड़े नेता लालू यादव, ये सब एकत्र हो रहे हैं और एक तीसरा मोर्चा शक्ल ले रहा है। तो क्या वाकई में ऐसा है? अगर है तो ये एक बड़ी खबर है। और ये मसला इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कांग्रेस की स्थिति विशेष तौर पर हिंदी भाषी राज्यों में बहुत ही ख़राब स्थिति में पहुंच गई है। ऐसे में बीजेपी को मुकाबला कौन दे रहा है? क्षेत्रीय दल दे रहे हैं। क्या ये सभी क्षेत्रीय दल एक साथ आएंगे, इंक्लूडिंग शिवसेना? और अगर ये आते हैं तो ये कौन सा करिश्मा करने में कामयाब होंगे? और अगर ये विपक्षी दल यूपी के चुनाव जैसा एक महागठबंधन जनरल इलेक्शन तक प्रोजेक्ट कर पाता है तो क्या बीजेपी के लिए ये चुनौती होगी? चुनौती इसलिए भी होगी क्योंकि रीजनल पार्टीज़ का अपना एक बड़ा महत्व है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप पश्चिम बंगाल देखें, ममता बनर्जी, आप उड़ीसा चले जाएं, पटनायक बाबू, आप आंध्र प्रदेश चले जाएं, आप तेलंगाना चले जाएं, आप तमिलनाडु चले जाएं, आप केरल चले जाएं, आप उत्तर प्रदेश आएँ, आप बिहार आएँ और भी राज्यों में चले जाएं। आप रीजनल पार्टीज़ को आप अप्रासंगिक नहीं कर सकते हैं। झारखंड चले जाएं। रीजनल पार्टी देश की राजनीति में इस वक्त कांग्रेस से ज़्यादा बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये ओम प्रकाश राजभर की सोच अभी काल्पनिक है, वास्तविकता में पता नहीं इन लोगों ने अंदरूनी कितना काम किया है। लेकिन अगर ऐसा ये कर पाए तो राज्यों में बीजेपी को घेरने में इनको काफ़ी मदद मिल सकती है। लेकिन क्या ऐसा संभव होगा कि बिना कांग्रेस के इस देश में कोई बड़ा अपोजिशन तैयार हो जो बीजेपी का मुकाबला कर सके? वर्तमान में इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस विपक्ष के रूप में बीजेपी के सामने एक विकल्प है, बड़ा विकल्प मुद्दा बनकर खड़ी है। लेकिन तमाम राज्यों में उसकी हालत बहुत ही खराब होती जा रही है, कुछ पार्टी की नीतियों से, कुछ पार्टी के नेताओं के कारणों से, कुछ कार्यक्रमों से और कुछ अंदरूनी गुटबाजी से। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी इसका उदाहरण है। तो अगर ये महागठबंधन बनता है बहनों भाइयों, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी को 2024 में बड़ा मुकाबला देगा? और उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या होगी? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीएसपी इस अलायंस का पार्ट नहीं है, ऐसा भी ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। तो क्या ओम प्रकाश राजभर की इन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए? मुझे लगता है कि लेना चाहिए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर बहुत ही तेज किस्म के नेता हैं और वो वक्त से पहले वक्त की आहट को भांप लेते हैं। और इस बार भी उन्होंने कुछ भांपा है तो इसमें ज़रूर कुछ ख़ास बात होगी। तो क्या ये सब इकट्ठे हो रहे हैं? और अगर इकट्ठे होंगे, क्या बीजेपी के लिए चुनौती हैं? और अगर चुनौती हैं तो बीजेपी इनसे मुकाबला कैसे करेगी? और अब कांग्रेस का क्या होगा? आज सवाल बहुत ढेर सारे हैं, कुछ बयान सुने आप। बंगाल में ममता दीदी जी जीतने नहीं देंगी इनको लोकसभा की सीटें, वहाँ वो डिफीट खाएंगे। बिहार में लालू जी चापे हुए हैं, दिल्ली में केजरीवाल चापे हुए हैं, पंजाब में केजरीवाल, गहलोत जी राजस्थान चापे हुए हैं, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र, आपके छत्तीसगढ़, बचा हुआ है ये यूपी है। तो यूपीओ में हम लोग दवाई बना रहे हैं। गठबंधन ठगबंधन जो भी बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी इनका यशस्वी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का संगठन
वह इस देश की जनता के विश्वास और भरोसे से इस सारी चुनौतियों को पार करता है और बहुत सम्मानजनक एक विजय 2022 में उत्तर प्रदेश सम्मानित जनता ने दिया। पुनः 2024 में भी इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के परचम को बहुत मजबूती के साथ फहराने का काम करेगी। अब पता नहीं वो कौन सी दवाई है जो ओम प्रकाश राजभर अभी बनाने की बात कर रहे हैं, पर है बात इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय पर आज परिचर्चा कर ली जाए और इन संभावनाओं को खुलेआम डिबेट के जरिए संबंधित पार्टी के लोगों से इसके बारे में जाना जाए, समझा जाए। राकेश त्रिपाठी हैं भारतीय जनता पार्टी से, अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, अरुण प्रकाश राजभर बीएसपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी से हैं और संजय बेचन जी जाने माने पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट और हमारे वीरेंद्र सिंह जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जब से राकेश त्रिपाठी ने ये बात सुनी है कि एक महागठबंधन बन रहा है, तब से उनकी मुस्कान गायब हो गई है। भाई क्या कारण है? आप काफ़ी परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्या इस महागठबंधन ने आपको बड़ी चुनौती दी है? देखिए ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में एक महागठबंधन बनाया गया था। तमाम पॉलिटिकल पंडितों ने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा समीकरण नहीं हो सकता है जब 2019 के चुनाव से पहले सपा बसपा का गठजोड़ गठबंधन बनाया था और नारा दिया था कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये बात सही है कि उस समय उनके ये समीकरण कहीं ना कहीं धरातल पर उतरे भी थे और इनको सफलता मिली थी। लेकिन 2019 में परिणाम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। वास्तविकता में 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया है। ये जाति मजहब की जो राजनीति करने वाले लोग थे ना, कास्ट कम्युनल के आधार पर कैश और क्राइम को बढ़ावा देने वाले लोग, ये पूरी तरह से फेल हो गए। अब कैरेक्टर पॉलिटिक्स का चेंज हुआ है। अब जनता के बीच में जो जनता के साथ रहेगा, जनता की संवेदनाओं से जुड़ करके उनके समस्याओं के समाधान के लिए खड़ा होगा, जनता उसके साथ खड़ी होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीबोन्मुखी जो नीतियां हैं, गरीब के घर तक सीधे जो उन्होंने समाधान पहुंचाने का काम किया है, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से क्राइम पर कंट्रोल करने का काम किया है, उसके कारण मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि ये कितने भी प्रयास करें, कोई भी कास्ट के क्वेश्चन बनाने का प्रयास करे, कोई भी कम्युनल एंगल जोड़ करके ये जय भीम के तमाम सारे नारे जो देते रहे वो लगाने की कोशिश करें, भूरा बाल साफ करो, ऐसे तमाम सारे नारे, चाहे वो बिहार में देते जाते रहे हो या यूपी में दिए जाते रहे हो, ये नारों से अब समाधान नहीं होने वाला है। जनता की समस्याओं के लिए कौन समाधान कर रहा है? आपके खिलाफ जो मोर्चा बन रहा है करने के लिए अपनी ये मोर्चा क्षेत्रीय स्तर पर बहुत ताकतवर है। आप पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र तक देख लें तो इस मोर्चा के जो नेता हैं सब ताकतवर लोग हैं। कई राज्यों में इनकी सरकारें हैं, आप इनको हल्के में नहीं ले सकते। नहीं ब्रजेश जी, ये मोर्चा लगा हुआ है। मोर्चा की चर्चा मुझे लगता है जो आपके देशज लोग देख रहे होंगे वो मोर्चे का मतलब जानते होंगे जंग से। ये जंग लगा हुआ लोग है, ये पूरी तरह से इसको और देशज भाषा में कहते हैं कि दगे हुए पटाखे हैं। अब इनमें दम नहीं है, ये आपस में कितनी भी कोशिश करें, वैचारिक साम्यता नहीं है। इतनी अति महत्वाकांक्षी लोग हैं, सब प्रधानमंत्री बनने की मनसा पाले हुए हैं, सब उत्तर अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री बनने की मनसा पाले हुए हैं। गठबंधन होता है जब त्याग किया जाता है, जब एक दूसरे के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके एक दूसरे की बातों को सुना जाता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम के बाद ही देखिए कि किस तरह से इनके जो महान दल के नेता हैं, केशव देव मौर्य, उनके तमाम अलग स्वर आने लगे थे। ओम प्रकाश राजभर के स्वर अलग हो रहे थे। जयंत चौधरी जी का तो कोई हालचाल नहीं पूछ रहा है। गठबंधन ये भी टूट गया है इनका, ये भी गठबंधन बिखर जाएगा। आप विश्वास मानिए, कोई आजकल आप किसका हालचाल इनके यहाँ पूछ रहे हो? महत्वाकांक्षी लोग हैं इनके। नहीं, हम तो हमारे गठबंधन के साथ मजबूत हैं। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, आप देख लीजिए चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी को या अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी को, बहुत मजबूती के साथ, सब एक दूसरे की प्रशंसा के साथ, कोई खामी नहीं किसी की किसने बता दिया कि जयंत चौधरी से बात नहीं हो रही है, ओम प्रकाश राजभर अलग चल रहे हैं? आपको ये कौन बता रहा है? नहीं, ये तो देखिए आप इनकी खबरों से आता है निकल करके। अब सुरेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अब सुरेंद्र जी भी सच्चाई जानते हैं कि इनको तो बिल्कुल अलग थलग कर दिया। ये तो बहुत प्रयास करते रहे कि गठबंधन में हम भी शामिल कैसे हो जाएं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को जब अलग थलग करके बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसे में कहां कोई गठबंधन बन सकता है? ये एक राय नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी से के खिलाफ
जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करते रहे कि भाजपा के खिलाफ डराओ लोगों को कि भाजपा आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, भाजपा आ जाएगी तो वैसा हो जाएगा। तो वैसा आपको कुछ हुआ क्या नहीं। तकलीफ है अगर बल्कि आज कांग्रेस इस जनता के मोर्चे लिए में नहीं है हमने तो? ज्यादा सुविधाएं आप पहुंचाने कांग्रेस का के काम लिए किया इतने है। सिंपैथाइज क्यों हो रहे हैं? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि ये सब एकजुट हो जाए, ये सब मिल जाए, सपा, बसपा, कांग्रेस, आरजेडी, आरएलडी सब मिल जाए एक साथ, सब मिलकर के मुकाबला करें, जनता के मुद्दों पर बात करें। जनता के मुद्दों पर बात तो करनी नहीं है, तुष्टीकरण करना है, वही जातीय राजनीति करनी है, वही कम्युनल एंगल तलाशते हैं। और जब तक ये करते रहेंगे, जब तक अपराधियों का संरक्षण करते रहेंगे, अराजकता को प्रोत्साहित करते रहेंगे, भ्रष्टाचार को संरक्षण देते रहेंगे, कोई भला नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अरुण प्रकाश राजभर को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। अरुण जी बहुत शुक्रिया आपका, ये तो काफी मजाक उड़ा रहे हैं आपका। जी धन्यवाद। आवाज नहीं, आवाज आ रही मेरी आपको? आवाज नहीं आ रही। अरुण जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? उदास है जी। अच्छा, राकेश त्रिपाठी बड़ा मजाक बनाने की कोशिश आपकी कर रहे हैं। अरुण जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? उदास है। जी जी सुन रहे हैं। राकेश त्रिपाठी बड़ा मजाक बनाने की कोशिश आपकी कर रहे हैं। देखिए, राकेश त्रिपाठी जी के बयान में जो बोल रहे थे, इतनी झल्लाहट है, इतनी घबराहट है कि वो अपनी सच बात नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर एक छोटी सी सुबगाहट शुरू हुई कि सभी लोग एकजुट होंगे। हमने प्रयास करने का कोशिश किया कि सभी जो गैर भाजपा शासित राज्य के जितने भी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, सबको एकजुट किया जाए। तो इससे बीजेपी सबसे ज्यादा परेशान क्यों हो रही है? ये कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, जनता के मुद्दे पर हम उनके साथ हैं। तो जनता तो मुद्दा महंगाई पर ही आपको चुन करके 14 में लाई थी, 17 में, 19 में भी लाई थी, लेकिन आज महंगाई जितने चरम सीमा पर है, इस पे आप नहीं जवाब दे पा रहे हैं। नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, रोजगार नहीं पा रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है देश स्तर पर। आज पूरे देश में आप कह रहे हैं कि जनता ने मुझे कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए समर्थन किया है। आज उत्तर प्रदेश में थानों में बलात्कार हो रहे हैं, जिलों में हत्याएं हो रही हैं, इस पे आप अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश स्वर्ग बन चुका है। आज पूरे उत्तर प्रदेश देश में हमारा जो प्रयास हो रहा है कि सभी लोग चाहते हैं देश में बदलाव हो। ये जो उन्माद कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला करके नफरत के रास्ते पर लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, इससे संविधान सुरक्षित नहीं हो सकता है। संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश की संपत्ति को बचाने के लिए सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश से हटे और बदलाव के लिए सब लोग सवाल है मेरा आपसे। हमारा प्रयास है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल के मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए, हम बिहार में लालू जी से बात करने के लिए, हम दिल्ली में केजरीवाल साहब से बात करने के लिए, उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र में बात करने के लिए हमारा प्रयास चल रहा है कि हम सभी लोगों को इन बातों को अपने माध्यम से हम वहां तक पहुंचाएं कि लोग एकजुट हो। हमारा प्रयास चल रहा है, लोग एकजुट हो चाहे ना हो, सुन पा रहे हैं मुझे? हमारा काम है प्रयास करना और हम प्रयास कर रहे हैं। जनता भी चाह रही है, ऐसा नहीं है। आप अगर इतने घमंड में थे तो पूर्वांचल की 28 लोकसभा सीटों पर आप समीक्षा कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं आप लोकसभा सीट हार गए हैं, 28 ठो हमारे वजह से हारे हुए हैं। आप उठाकर देखेंगे हमारा छोटा सा गठबंधन सिर्फ समाजवादी पार्टी से हुआ था, राष्ट्रीय पार्टी छोड़ दीजिए, बसपा सपा गठबंधन, हमारा गठबंधन जब से हुआ है। आप अरे एक सवाल तो ले लो, नॉन स्टॉप बोले जा रहे हो, सवाल तो हुआ है, सपा बनाम भाजपा का हुआ है, कांग्रेस कहां लड़ पाई? अरे एक सवाल तो ले लो। आज हमारा छोटे छोटे दलों का जो गठबंधन जितनी मजबूती से उत्तर प्रदेश में लड़ा है, आप उठाकर देख लीजिए पूर्वांचल के जितने विधानसभाएं हम हारे हैं वो कम वोटों से हारे। अगर उसकी तब्दीली हम लोकसभा में कर दें तो बड़े पैमाने पर हम सीटों को मार्जिन के आधार पर हम जीतने की स्थिति में खड़े हो रहे हैं। हम और लोगों को जोड़ रहे हैं जो हमसे नहीं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं लग रहा मेरी आवाज नहीं जा रही हो, नॉन स्टॉप बोले जा रहे। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या कोई ऐसा महागठबंधन बन सकता है देश में जिसमें कांग्रेस ना हो? और राकेश त्रिपाठी की बातें आज आपको लेकर बड़ी सिंपैथाइज हैं, मतलब ये थोड़ा समझ से परे है। हो गया अरुण जी? जी दो तीन बातें बड़ी साफ साफ हो रही हैं कि एक तो राकेश त्रिपाठी जी और इनके जो सहयोगी लोग हैं ब्रजेश भाई, चाहे वो मीडिया में हों और वो चाहे बाहर हों, राजनीतिक लोग हों, वो सब लोग पिछले कुछ समय से मुख्य मुद्दों से चुनाव को भटकाने की, जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जनता को भटकाने की जो कोशिश कर रहे हैं, अटका रहे हैं, भटका रहे हैं और लटका रहे हैं, जिसमें महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है।
और इसमें तमाम कानून व्यवस्था के बड़े मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात ले लें, इलाहाबाद में 2 लोमहर्षक हत्याकांड हुए, गोरखपुर में हुआ, चंदौली में एक बच्ची को पुलिस ने दरिंदगी से मार दिया, और ललितपुर में एक बच्ची का बलात्कार जिस तरीके से पुलिस के दरोगा ने किया, वो सारी चीजें। पर भाई तो बता रहे हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, अपराध पर जबरदस्त नियंत्रण है। हाँ बिल्कुल, अपराधी चूंकि सारे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। आज की डेट में जितने सारे दलों के, जनता के जितने अपराधी थे और जितने सत्ता लोलुप लोग थे, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी उनका ठिकाना है। सारे मंत्री संतरी बने हुए हैं, इसलिए इनको कानून व्यवस्था तो अच्छी लगेगी। अगर ये कानून व्यवस्था इनको ये दिखाई दे रही है ब्रजेश भाई कि ललितपुर में दरोगा एक 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करे, कानून व्यवस्था अच्छी है, तो भाई ये योगी जी कहें तो मैं मतलब क्या कहूं मैं आपसे। अगर आप चंदौली में कहें जहां पर कि एक बच्ची को ब्रूटली पुलिस ने मर्डर कर दिया, गोरखपुर में एक परिवार के 3 आदमी मार दिए। पर मुझे आप बताओ कि क्या कोई ऐसा मोर्चा देश में शक्ल ले सकता है कि उसमें कांग्रेस ना हो? मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसका राजनीतिक जवाब चाहिए। राजनीतिक जवाब की अगर आप बात करेंगे तो देखिए बहुत स्पष्ट रूप से हर दल के अपनी निश्चित विचारधारा है। कांग्रेस की निश्चित विचारधारा है, कांग्रेस गांव-गांव जा रही है, पांव-पांव जा रही है। जिन जगह पर मुख्य प्रतिपक्ष के रूप में है अपना काम कर रहे हैं, जिस जगह हम सत्ता में हैं वहां अपना काम कर रहे हैं। हम चुनाव के पूर्व अपनी पूरी तैयारी ऐसे रखे हुए कि यूपीए के साथियों के साथ अगर यूपीए का कुनबा बढ़ता है तो स्वागत है। यूपीए में एनसीपी भी है, यूपीए में लाइक माइंडेड और पार्टियां भी हैं, यूपीए में तमाम हमारे और हमारे यूपीए के बाहर के दल के साथ भी हम चुनाव क्या नाम समझौते में है, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ में है। तो हम सारे ऑप्शंस को पर इधर एक मोर्चा बन रहा है, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर, लालू यादव, ममता बनर्जी। हालांकि अभी ऑफिशियली इकट्ठे नहीं हुए हैं जी, पर इनकी बातों से लग रहा है कि ये कुछ ऐसा तीसरा मोर्चा प्लान कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस ना हो। नहीं होना चाहिए। ये हर आदमी की अपनी स्वतंत्रता है, राजनीतिक तमाम मतभेदों के साथ साथ समानांतर व्यवस्था भी चलनी चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि इस तरीके की राजनीतिक ताकतें एक साथ इकट्ठी हों और होनी भी चाहिए जनता के हितों के लिए। आपको कोई एतराज नहीं है? हमें कोई एतराज नहीं। ये आपको ठुकरा रहे हैं फिर भी आपको एतराज नहीं? इनका अपना विमर्श है, हमारा अपना विमर्श है, और ये विमर्श कहां तक हमारा साथ में और कहां तक हमारा अलग है ये समय तय करेगा, जनता तय करेगी। चुनाव जो है मैं आपको बताऊं, चुनाव ब्रजेश भाई बड़ी साफ साफ बात है कि आने वाला चुनाव जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेगी, क्योंकि जनता महंगाई के खिलाफ लड़ेगी, जनता बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेगी। 47 लाख अकेले पत्रकार हो आप, अकेले पूरे देश में, ये मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, जिसने कोरोना की सच्चाई बताने में कभी कोई गुरेज नहीं किया, टीम 11 की बुराई बताने में कोई गुरेज नहीं किया यहां पर। वरना तो सभी लोग वो यूएन का लेटर और WHO का लेटर लेकर के ये राकेश त्रिपाठी बताते घूमते थे कि WHO ने कहा कि पूरा प्रदेश ने इतना बढ़िया। अब 47 लाख मौतें जब WHO बता रहा है उसी लेटर में, तब राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि कौन WHO? ये वही WHO है राकेश त्रिपाठी जी जिसका लेटर लिए आप लोग घुमा करते थे कि ये सर्टिफिकेट है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। ये सर्टिफिकेट भी है देश की सरकार के लिए कि 47 लाख मौतों के जिम्मेवार हो आप। आने वाला समय बताएगा इस सारी फेलोरिटी को, याद रखिएगा मेरी बात। अब्दुल हफीज गांधी जी को स्क्रीन पे लाया जाए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। गांधी जी बहुत शुक्रिया। अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल ठीक बात है, आपकी आवाज आती रहनी चाहिए। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि एक मोर्चा तैयार कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, जो आपके अलाई हैं, ऐसा वो दावा कर रहे हैं, इनके दावे में कितनी सच्चाई है? विजय जी, मैं समझता हूं कि पहले से ही एक मोर्चा बना हुआ है, महागठबंधन उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, जिसने 2022 का चुनाव लड़ा था। और यदि इस गठबंधन में और भी वृद्धि होती है और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने में यदि इस तरह के प्रयास होते हैं तो मैं समझता हूं कि वो सराहनीय प्रयास है। मैं अभी आपकी डिबेट सुन रहा था, मैं यहां पर एक स्पष्ट तौर पर एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां वहां क्षेत्रीय दलों को पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। मुश्किल यह है कि कांग्रेस हर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो। जहां जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, यदि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हमें हराना है 2024 में, तो जो क्षेत्रीय दल मजबूत हैं या जो क्षेत्रीय गठबंधन मजबूत हैं, वहां पर उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। एक सेकंड रुकिए। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस को उन राज्यों में चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए?
अब एक बात मुझे बताइए कि अगर कांग्रेस वहां चुनाव लड़ती ये तो आप नई थ्योरी और लेके आ गए इतनी भाई बड़ी- साहब। नहीं, मैं अपना मत स्पष्ट कर रहा हूं आपको कि जहां जहां कांग्रेस चुनाव लड़ेगी वहां इतनी बड़ी तादाद में वो सीटें मांग लेते हैं कि हार जाते हैं। पिछला बिहार का चुनाव देख लीजिए ना आप 2015 का, या उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि क्या स्थिति है कांग्रेस की। तो ऐसे में अगर वो ज्यादा सीटें मांगते हैं तो आपका क्या मानना है, किन किन राज्यों में कांग्रेस को चुनाव लड़ने नहीं जाना चाहिए? आप ये राज्य भी बता दो। एक तो देखिए, यूपी हो गया। ये स्पष्ट है, मैंने पहले ही कहा कि जहां क्षेत्रीय दल या क्षेत्रीय दलों का जो समूह है, गठबंधन है, वो यदि मजबूत है तो कांग्रेस को स्वतः वहां से हट जाना चाहिए। क्योंकि यदि अगर कांग्रेस की मंशा भारतीय जनता पार्टी को 2024 में परास्त करने की भाई है, साहब इतना तो- क्रांतिकारी बयान देने वाले आप पहले प्रवक्ता हो। नहीं, ये क्रांतिकारी बयान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं त्याग अरे करना देश पड़ेगा। की सबसे पुरानी पार्टी, अपोजिशन लार्जेस्ट, उसको आप कह रहे हो कि तुम चुनाव न लड़ो। अब ऐसा ना करो गांधी जी, नहीं, अब कुछ तो नाम के आगे गांधी लगा है, उसकी तो इज्जत करो। सुनिए, नहीं, वो देखिए, गांधी तो सबके हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस कोई अप्रोप्रिएट नहीं कर सकती, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि 2024 में यदि भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है तो जो मैं कह रहा हूं वो कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि जहां आप स्ट्रांग नहीं है वहां इतनी सीटें गठबंधन अगर होता है फ्यूचर में किसी से, तो आप इतनी सीटें मांग लेते हैं और फिर हार के बैठ जाते हैं। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि जो क्षेत्रीय दल जहां मजबूत हैं, अच्छा, वो वहां भाई मजबूती उधर के बता साथ रहे चुनाव हैं, लड़ना और राकेश जी आपके दोस्त परम मित्र आपके, कि उत्तर प्रदेश में तो एकदम ठीक है सब, कोई क्राइम वाइम है नहीं, आप लोग फालतू में। चाहिए। अब ये तो राकेश जी जो कह रहे हैं वो प्रवक्ता हैं, तो ये सारी की सारी बातें कहेंगे। लेकिन अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने भी बताया, और हमारे जो सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, थानों के अंदर जो है क्या हालात बने हुए, ये सब जानते हैं। तो बस आपका मुझे ये इतना पक्का कहना है। इरादा है कि कांग्रेस को उन राज्यों में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए जहां वो कमजोर है, और आप लोगों को सपोर्ट कर देना चाहिए? नहीं, लॉजिक तो यही कहता है, रीजनिंग तो यही कहती है। ओके भाई सुरेंद्र जी, मैं चाहता हूँ 20 सेकंड में आप अपनी बात क्लैरिफाई कर दें। हाँ, आपको भी टाइम दूंगा राकेश जी। थोड़ा उन्होंने डायरेक्ट हिट मारी है उधर, तो पहला तो आपके दोस्त का हक बनता है सुरेंद्र राजपूत जी। भाई ये तो सीधा मार दिया इन्होंने। नहीं, देखिए, हर पार्टी का अगर ये आधिकारिक बयान है अखिलेश यादव जी की पार्टी का, तो निश्चित तौर पर Yes, he is the spokesperson. जी, तो ये अपनी जगह पर है, हम नहीं कहते। लेकिन निश्चित तौर पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस बार तो कांग्रेस गठबंधन में नहीं थी, उसके बावजूद भी हम लोग भी परास्त हुए और ये लोग भी परास्त हुए। देखिए, ये दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। जनता चुनाव लड़ती है सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ में, और जनता जहां जहां चुनाव लड़ती है, ये चीज एक बहुत स्पष्ट रूप से चुनावी सेफोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि अगर आप किसी दल को ये कहेंगे कि वो वहां से हट जाए, तो ये लोकतंत्र के लिए एक भूल भी होती है और लोकतंत्र की हत्या करने जैसा काम भी होता है। आप अपना लड़िए, हम पर ये अपना लोग लड़े। इतना निर्मम क्यों है आपके प्रति कि आपसे कह रहे हैं कि चुनाव ही न लड़ो? ये उनकी अपनी मीमांसा है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन कांग्रेस को अब्दुल हफीज गांधी के हिसाब से नहीं चलना होगा। कांग्रेस चलेगी कांग्रेस कार्य समिति के हिसाब से, कांग्रेस के नीति नियमों और सिद्धांत के हिसाब से। और ओके, राकेश त्रिपाठी जी, कांग्रेस आपकी के बारी है। नीति 20 नियम सेकंड सिद्धांत आपके ये पास। है कि फिर कांग्रेस मैं ज्यादा से जी, ज्यादा मैं डिबेट जगहों को आगे पर बढ़ाऊंगा। अपनी बात थैंक यू रखेगी। सुरेंद्र जी, शुक्रिया। राकेश जी, नहीं, देखिए, सपा कांग्रेस को कह सकती है, उसके पास अधिकार है, क्योंकि कांग्रेस के पास 2 सीटें जो हैं उनमें से एक तो केवल समाजवादी पार्टी के रहमो करम पे है, जो प्रतापगढ़ में जीते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी से यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि बाकी गठबंधन की बात तो कर रहे हैं, अरे भाई चाचा का गठबंधन टूट रहा है, चाचा गठबंधन से अलग जा रहे हैं, यानी जो घर का गठबंधन है वो संभाल नहीं पा रहे हैं, बाकी दुनिया भर के गठबंधन जोड़ने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जोड़ लें, राजस्थान में जोड़ लें, महाराष्ट्र में जोड़ लें। अरे उत्तर प्रदेश में चाचा के साथ आप वाला उनसे गठबंधन गुस्सा टूटा किस जा रहा है, बात पे? पहले उसे कांग्रेस बचा ना लीजिए। लड़े इस बात पे या किसी और बात पे? नहीं, हम गुस्सा नहीं है, हम बता रहे हैं कि इस गठबंधन में कितनी तरह तरह की मन में गांठें हैं, और मन में जब गांठें लेकर के चलते हैं तो कोई गठबंधन नहीं बन सकता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं वंशराज दुबे को आमंत्रित करता हूं। का है ये कैसे भाजपा आम आदमी को पार्टी हटाया जा के सके, प्रवक्ता है वंशराज जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो तथाकथित महागठबंधन देश भर के लिए बन रहा है, उसमें आपकी पार्टी का भी नाम है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं, जो कुछ भी बनाया जा रहा है? देखिए ब्रजेश जी, जो 2024 का चुनाव है वो देश का चुनाव है, आम चुनाव है। और अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में 3 सवाल पूछे गए। वो जरूर मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा, और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है वो। नंबर 1 सवाल ये था कि कौन सी पार्टी देश भर में गुंडागर्दी और दंगे करवाती है।
तो देश की जनता ने 91% जनता ने एक स्वर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश भर में गुंडागर्दी और दंगे करवाती है। नंबर 2, किस पार्टी में सबसे ज्यादा लफंगे, गुंडे और अनपढ़ लोग हैं? तो 89% लोग कहते हैं देश के कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें अनपढ़, लफंगे, गुंडे ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता ये पार्टी सर्वे में। कहाँ कराया था, अपनी पार्टी के भीतर या बाहर? नहीं, पूरे देश में सर्वे हुआ था, ये आम आदमी पार्टी ने कराया था। ओके, अच्छा। कांग्रेस में 5%, आम आदमी पार्टी को 2% मतलब कांग्रेस में अनपढ़ 5% है जी। किस पार्टी में सबसे दंगाई ज्यादा? भी 5% है। और एक आखिरी सवाल था ब्रजेश जी, किस पार्टी में सबसे ज्यादा शरीफ, पढ़े लिखे और ईमानदार लोग हैं? 73% जनता कहती है आम आदमी पार्टी। तो इसका ये मतलब हुआ कि आज आप देखिए कि कई बार गजब सर्वे कराए हो भाई। कई बार हम लोग चर्चा करते हैं ब्रजेश जी कि एक विकल्प के रूप में पूरे देश में आना चाहिए जी। कौन सा ऐसा चेहरा है जो विकल्प के रूप में पूरे देश में सबके सामने है? एक तो तरफ कौन सा भारतीय चेहरा जनता है? पार्टी, कांग्रेस, लेकिन एक जो अभी जो चुनाव हाल ही में समाप्त हुए 5 राज्यों में, उसमें आपने देखा कि जो बहस शुरू हुई पूरे देश में, अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसा चेहरा है जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से कहीं ऊपर है। आप चाहे उनकी नीतियों की बात कर लीजिए या जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। आप देखिए 24 का चुनाव अभी 2 साल बाद है, लेकिन इसी साल के अंत में जो गुजरात का चुनाव होने वाला है, हिमाचल का चुनाव होने वाला है और अगले साल राजस्थान और छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों का जो चुनाव है, ये राज्य भी तय करेंगे कि 2024 में कौन एक चेहरा बनने जा रहा है। मैं सवाल दोहराता हूं कि क्या इस महागठबंधन का आप हिस्सा बनेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, अरविंद केजरीवाल जी का जो सोच है कि 130 करोड़ लोगों का एक ऐसा समूह बनाया जाए जो तमाम तरीके की भ्रष्ट एजेंसियां चल रही है हिंदुस्तान में, उनको जड़ से उखाड़ के फेंका मैं पूछ रहा हूं ईरान, आप बता रहे हैं इराक। नहीं, मैं आपको मैं स्पष्ट कर पूछ रहा हूं कि भाई साहब एक सिंपल सा जवाब दो। तीसरी बारी सवाल पूछ रहा हूं, ये गठबंधन जो ओम प्रकाश राजभर जिसका इनिशिएशन ले रहे हैं, आप लोग इसका हिस्सा हो या नहीं? नहीं, देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की क्या बताऊं मैं। ओम प्रकाश राजभर जी कभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने देखा कितनी बार उठक बैठक इस पार से उस पार किए हैं, तो पूरा देश जानता है। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से उसका अपनी एक सोच है। आप ऐसे कह के उनको कि हम नहीं निकल सकते। 130 नहीं सर, 130 करोड़ लोगों का हम एक ऐसा समूह बना रहे हैं अलग अलग राज्यों में कि आपको आने वाले दिनों में दिखेगा कि अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है वो देश किस तरीके से उसको अपना। तो ये साफ कर दो कि आप इनका हिस्सा नहीं हो। नहीं, हम अब देखिए चुनाव 2024 में है, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तमाम राज्यों में चुनाव बाकी हैं। अभी से आप कैसे कोई बात बोल सकते हैं? और भारतीय जनता पार्टी जब गठबंधन करती है, महागठबंधन बने तो जब भारतीय जनता पार्टी ब्रजेश जी गठबंधन करती है तो इनके गठबंधन वाले लोग बड़े अच्छे लोग होते हैं, साफ सुथरे लोग होते हैं। और कोई दूसरा दल गठबंधन कर लेता है तो सारे लोग जो है वो भानुमति का कुंबा हो जाता है इनके लिए। तो स्वाभाविक रूप से आप लोग क्या चाहेंगे गठबंधन में कि अरविंद केजरीवाल को एज ए प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट ये लोग प्रोजेक्ट करें, तब आओगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की इसमें कोई दो राय नहीं कि स्वीकार्यता पूरे देश में है और एक ऐसे चेहरे खुल के बोलो कि क्या पीएम कैंडिडेट होंगे? मैं ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की जो स्वीकार्यता पूरे देश में हो रही है, जाहिर सी बात है अभी थोड़ी झिझक है, कर रही चाहती है उनको उस ओके, मैं संजय बेचन जी को आमंत्रित करता हूं। देश के जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजय जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने इन लोगों की बातें सुनी। अब आप अपना विश्लेषण बताइए। देखिए ब्रजेश जी, गठबंधन का ये जो गठबंधन बनने की बात हो रही है उसका एक साथी बिखरता हुआ तो मैंने अभी ही देखा। खैर, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, राजनीति हमेशा से संभावनाओं का खेल है और अगर ऐसा कोई गठबंधन बनता है तो भाजपा को निश्चित रूप से दुश्वारी होगी 2024 के चुनाव में, क्योंकि 2024 के चुनाव में अगर ये मिलते हैं, जो राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल, भाजपा इनका जो तिलिस्म है अभी तक तोड़ नहीं पाई है। तो अगर ये राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय दल हैं ये मिलते हैं, इनका अपना एक वोट बैंक है और 2024 में भाजपा नीति सरकार के 10 साल हो चुके होंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो जो सरकार है, जैसे 2019 के चुनाव में मुद्दा था नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं था, टीना फैक्टर, लेकिन 2024 में अगर ऐसा गठबंधन बनता है तो टीना फैक्टर नहीं होगा और उसके साथ आप एंटी इनकम्बेंसी को ऐड करेंगे तो चुनाव मुश्किल होगा। लेकिन इसके साथ अब 2-3 बड़ी दिलचस्प बातें हैं जी। ये जो विपक्ष का गठबंधन है, ये आप समझिए बिना कांग्रेस के सरकार तो बना नहीं सकता।
लेकिन इनका मानना यह है कि सरकार तो ये बनाए, त्याग कांग्रेस करे और त्याग कांग्रेस करे। क्या आप ये पहली कहना बात। चाहते हैं कि इन दूसरी लोगों बात, ने कांग्रेस इनके को पास लाइबिलिटी समझ लिया है? अब ऐसा ही समझ रहे हैं, जबकि अभी तक जब भी विपक्ष की सरकार बनी है उसकी अगुवाई जब कांग्रेस ने की है वो सरकारें चली हैं। 10 साल सोनिया गांधी ने विपक्ष की यूपीए की सरकार चलाई है। तो एक चीज आप समझिए कि कांग्रेस जो है ऐसे किसी भी गठबंधन को एक राष्ट्रीय आधार देती है। ओम प्रकाश राजभर मजबूत नेता हैं, मानता हूं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की बिहार में क्या अपील है? ओम प्रकाश राजभर की उत्तर प्रदेश के बाहर क्या अपील है? और तो और छोड़िए, उनकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई अपील नहीं है, दिल्ली में कोई अपील नहीं है। तो ये जो नेता है मजबूत है, लेकिन इनकी जो अपील है वो बहुत लिमिटेड है। तो जो नेशनल इसको एक जो बेस देती है वो कांग्रेस ही दे सकती है, और कांग्रेस को ये कह रहे हैं कि त्याग कर लो भाई, दधीची बन जाओ। अब कांग्रेस क्यों दधीची बने ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। पर सर कांग्रेस अपनी तो हड्डी इनको सबसे क्यों बड़ा देगी सर? ये है कि सही बात है, कांग्रेस अपनी हड्डी इनको क्यों देगी? चूंकि आप समझिए कि जब इनकी सरकारें बनी कांग्रेस पीछे खड़ी थी। जब यूपीए 2004 के बाद कांग्रेस ने लीड करके सरकार चलाई, तो बिना कांग्रेस के तो ऐसे ही इनकी ताकत आधी है। चूंकि इनका जो एक नेशनल पर्सपेक्टिव, नेशनल एक जो चेहरा बनता है वो बिना कांग्रेस के नहीं बनता है। दूसरा, इनके पास कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। आप देखिए कांग्रेस में सोनिया गांधी का एक सर्वमान्य चेहरा है, जिसके नाम पर थोड़ा ममता बनर्जी शायद माने ना माने, लेकिन मोटा मोटी लोग मान जाएंगे, और ममता बनर्जी भी मुश्किल में सर एक बड़ा हैरान कर अंतिम देने समय वाला में मानी जाएगी, क्योंकि स्टेटमेंट उनके अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का था कि कांग्रेस चुनाव ही न लड़े जहां कमजोर हो। जी। अब ये तो बड़ी अतार्किक सी बात है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि इतने गंभीर व्यक्ति ऐसी बात कैसे कह रहे हैं। भाई आप लोकतंत्र के एक मजबूत खंबे हो, आप यूपी में मुख्य विपक्ष हो, एक बड़ी पार्टी का आप नेतृत्व कर रहे हो, आप किसी को यह कैसे कह सकते हो कि वो चुनाव ना लड़े? तो कांग्रेस जो है, देखिए बिना कांग्रेस के ऐसा कोई गठबंधन बन तो सकता है लेकिन चल नहीं सकता है, ये बात आप बिल्कुल मान लीजिए। बहुत शुक्रिया सर। लेकिन अगर गठबंधन बना, मैं डिबेट के नेक्स्ट राउंड में कांग्रेस- आपकी बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, ओम प्रकाश राजभर ने क्या नया शिगुफा छोड़ दिया भाई? तो नई स्टोरी ले आए। विपक्षी एकता की बात आई है और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक महागठबंधन बनाया जाए, लेकिन अभी ना उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव है और ना इसकी कोई ज़रूरत। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये खाली एक माहौल बनाने की बात है, और वो कह रहे हैं एक दवाई बन रही है, वो दवाई जब बन जाएगी तब हम इसका सही इलाज करेंगे। अब वो दवाई कब बनेगी? लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि विपक्ष की एकता तब होगी जब हम ये जो सीबीआई और ईडी है, जब ये विपक्ष की एकता होने देगी तब ना, उससे पहले कहाँ संभव है? क्योंकि आधा लोग तो इधर उधर भागने लगेंगे। अभी 2024 का चुनाव तो दूर है, चुनाव आने दीजिए। जो विपक्ष में गठबंधन है उनका दिल डावाडोल हो जाएगा, वो क्या करेंगे? तो कुल मिलाकर 2 साल पहले कोई बात आई है, लेकिन वो कितना कामयाब होगी ये जब 2024 का चुनाव होगा तब पता लगेगा। मायावती किसी के साथ नहीं रह रही, अलग हैं। कांग्रेस के साथ किसी पार्टी ने गठबंधन किया नहीं, कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा, और चाचा भतीजा के लोग सब लोग कहते थे एक रहे, लेकिन अब वो एक नहीं रह पाए, अलग हो गए। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती दे सकती है, और उसका जो गठबंधन है, लेकिन वो दे नहीं पाई, बीजेपी चुनाव जीत गई। और उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, जो लोग आएंगे उनका उत्तर प्रदेश में कोई वोट नहीं है, जनाधार नहीं है, वो गिनती कराने के लिए आ सकते हैं।
लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी, तो बात बनती कैसे है? कौन लोग, क्या बीजेपी से निषाद या अनुप्रिया पटेल टूट के आ जाएंगी विपक्ष के गठबंधन में? बीजेपी क्या इतनी कमज़ोर हो जाएगी? ये बातें बहुत मायने नहीं रखती हैं। ऐसा लगता है कि अभी आने वाले वक्त में 1-2 चुनाव तक बीजेपी को हरा पाना कठिन है, लेकिन जनता के मन में क्या है, कब परिवर्तन आ जाए, इसको हम कोई बहुत दावे के साथ नहीं कह सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी जो दिख रहा है उसमें बीजेपी के अलावा विपक्ष की संभावनाएं दिखती नहीं हैं। आप ये देखिए कि अगर विपक्ष अपने लोगों के एक साथ बचा ले जाए, यही बहुत है। बीजेपी अभी राज्यसभा चुनाव आएगा, विधान परिषद का आएगा, किसका किसका तोड़ फोड़ कर देगी, कोई भरोसा नहीं है। विधायक विपक्ष में बैठे रहते हैं, ललचाए रहते हैं, उनके पास ज़्यादा संभावना नहीं रहती, काम धाम होता नहीं है, उनकी मजबूरी बन जाती है सत्ताधारी दल के ओर से अगर कुछ प्रलोभन, कुछ लालच मिलता है तो उसको हाथ मार लो। तो ये आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते जी। कुल मिलाकर ये है कि जातीय बंधन ऐसा था, जातीय समीकरण के भरोसे विपक्ष की राजनीति चल रही थी, लेकिन वो फेल हो गई विधानसभा के चुनाव में। अब क्या बचा? अब तो बीजेपी ने जात पात के सब बंधन तोड़ के वोट ले लिए, प्रधानमंत्री आवास से ले लिया, शौचालय से ले लिया, किसान सम्मान निधि से ले लिया, दलितों का ले लिया, मुसलमानों का भी लेने की तैयारी है। लोकसभा में बीजेपी का नारा क्या है कि 75+, तो 80 सीट तो है लोकसभा में, 70+, 75+। कुल मिलाकर यह है कि भाई राकेश त्रिपाठी की पार्टी में दोनों हाथ में लड्डू है, वो चाहे तो खाएं और चाहे तो किसी को दें। ओम प्रकाश राजभर जितना चिल्ला रहे हैं उतना चुटान थोड़ी हैं। अभी लोकसभा चुनाव आएगा जी। तो हो सकता है पता नहीं क्या समीकरण बन जाए। जो लोग पानी पी पी कर कोसते हैं वो बाद में उन्हीं से हाथ मिला लेते हैं। तो ये सब स्थितियां तो आपने देखी हैं जी वीरेंद्र, राजनीति में। अच्छा, आप देखो कि जब हम लोग चाय पीने बैठते हैं, अगर चाय में मक्खी गिर जाती है तो पूरी चाय लोग फेंक देते हैं, लेकिन अगर देसी घी के डिब्बा में गिर जाए मक्खी तो डिब्बा फेंकते हैं लोग? तो उसमें खाली मक्खी निकाल के फेंकते हैं, घी बचा लेते हैं। तो ऐसे विपक्ष को जानिए, जिस दिन घी का डिब्बा आया सामने उस दिन मक्खी कहेगी हमें डुबो लो इसी में, हम डूबने को तैयार हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है ब्रजेश जी। बहरहाल अब आपकी बात का जवाब देने के लिए सुरेंद्र राजपूत कहीं से टिप्स ले रहे हैं जी। हाँ, सुरेंद्र जी का मामला बनता है, बनाए। कहीं से डायरेक्ट टिप्स ले रहे हैं व्हाट्सएप पे। अरे विनय भाई के लिए तो बहुत ज्यादा मैसेज आ जाते हैं ना सर। अच्छा जी। एक बीजेपी की जो स्थिति है, सियासत है, जो उसकी देखिए, महंगाई पे सुरेंद्र राजपूत बोलते हैं, बेरोजगारी पे बोलते हैं, जनता नोटिस नहीं ले रही है, चिल्लाते रहो। जब वो गाय पे, लाउड स्पीकर पे, हिंदू पे, मुसलमान पे वोट दे रही है, तो ये सब मुद्दा का कौन पूछ रहा है? पेट्रोल, डीजल, महंगाई, बेरोजगारी, क्राइम, इन सब चीज़ों पर कोई मतलब नहीं है। बीजेपी का एक नारा है, उसको इस भाषा में समझिएगा जी कि गजरे बनाओ ना तुम हार बनाओ, और इंसानियत के कत्ल की तलवार बनाओ, और तुमको विकास करने की क्या है ज़रूरत? मंदिर और गाय पकड़ लो, सरकार बनाओ। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत क्या बात है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों, हमने कू ऐप पर इस मसले को लेकर एक प्रश्न पूछा जो आज की परिचर्चा है। प्रश्न ये कि 2024 के लिए विपक्ष के नेता महागठबंधन बना रहे हैं, लेकिन इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो कुमार सरोज लिखते हैं कि मोदी के खिलाफ चाहे जितने गठबंधन बन जाएं, लेकिन उसमें मुखिया बनने के लिए खींचतान तो ज़रूर होगी। मनोज सिंह लिखते हैं कि देश में नेताओं की कमी नहीं है, आने वाले समय में देश को मजबूत लीडरशिप मिलेगी। मैं राकेश त्रिपाठी का रुख करता हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, अगर ये मोर्चा वाकई में इकट्ठा होता है तो जो क्षेत्रीय समीकरण है उसमें सच में आपकी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती राज्यों में प्रस्तुत होगी,
क्या आप उसके लिए तैयार हैं? नहीं, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आपके पैनल डिस्कशन में ही अभी इस पैनल में बैठे हुए आम आदमी पार्टी ने ही अपने आप को तुरंत अलग थलग कर दिया, कांग्रेस को ये हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। तो यानी केवल सपा और सुभासपा अभी इस पैनल में बैठे हुए दो लोग हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ चलने को लिए तैयार हैं, और वो भी कितनी दूर तक साथ चलेंगे ये आने वाला समय बताएगा। उस रास्ते में आप लोग तो नहीं बैठे हो? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, यहाँ गांठें मन की हैं और ये मन की गांठें खुलने वाली नहीं है। इतना आपस में महत्वाकांक्षी है, इतना एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ है, सवाल ही नहीं उठता कि कोई गठबंधन बना करके ये आगे बढ़ पाए। जनता के बीच में जो काम करेगा वही सफल होगा। हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन फिर से 2024 में इससे भी ज्यादा बेहतर सफलता उत्तर प्रदेश में लेकर के आएंगे। हम जितनी सफलता हमको मिली है 2019 के चुनाव में, हम 2024 में उससे ज्यादा सफलता लेकर के आने वाले हैं। अब्दुल हफीज गांधी जी, ये आपको चुनौती मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो गठबंधन है, इनका मानना है कि अभी कोई लार्जर पर्सपेक्टिव में आप लोग कोई चुनौती नहीं है इनके सामने? ब्रजेश जी ये चुनौती मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने एक केंद्रीय नेतृत्व को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो गठबंधन है जिन दलों से, वो लोग अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए, हम तो किसी और वजह से जीते। तो जो लोग खुद कमजोर हैं वो दूसरे के गठबंधन पे उंगली उठा रहे हैं, और इन्होंने लिखित में दिया है केंद्रीय नेतृत्व को, लिखित में माना है। और मैं बता रहा हूं आपको कि अगर ये गठबंधन बनता है जो 2024 में जिसकी बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अच्छा, रिपोर्ट बनाई इन्होंने, भेजी अपने आला कमान को। अब्दुल हफीज गांधी को कैसे पता कि क्या लिखा है उसमें? नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, आप देख लीजिए, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, पूरे का पूरा। हाँ, नहीं, ठीक बात है, ठीक है, गो अहेड। तो मैं कह रहा हूं कि ये माने ना माने, लेकिन 2024 में इनको बहुत बड़ी चुनौती होगी। आप उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह का गठबंधन उभरता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगी। बंगाल में भी इस तरह की चुनौती होगी, उड़ीसा में चुनौती होगी, तमिलनाडु में चुनौती होगी। तो हर जगह इनको जो है बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है। ओके, सुरेंद्र राजपूत जी, क्या आप इनको चुनौती मानते हैं? अगर आपके ना मौजूदगी में आपको अलग करके एक इस प्रकार का मोर्चा कोई शेप लेता है, तो ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा? देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ेगी, हर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, हर जगह पर चुनाव लड़ेगी और अपने हिसाब से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस किसी के कहने से लड़ने या न लड़ने का कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, हमारी शुभकामनाएं अगर कोई गठबंधन बनता है। एक चीज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो इसमें छूटी जा रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में किस तरीके से लड़ रही है। वो आप देखिए, आज योगी जी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दलाली बंद कर दें, यानी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता दलाल हैं, कहन अगर आप लोग दलाली बंद कर दो तो अफसरों को हम सुधार देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो अंतर्द्वंद है ना, वो कोई केंद्रीय नेतृत्व को दलाल कह रहा है, कोई प्रादेशिक नेतृत्व को दलाल कह रहा है। भारतीय जनता, राकेश त्रिपाठी इतने ईमानदार आदमी, लेकिन योगी जी आज इनको भी दलाल कह गए। आप बात समझिए। तो इनके यहाँ के भी जो अंतर विरोध हैं वो सारी चीजें अब आज की ये राकेश जी मैं दूंगा टाइम, आप प्लीज वेट करें। 18 घंटे काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं। तो जन पेट्रोल इन्होंने 125 रुपए कर दिया कई राज्यों में, और कहीं पर 105 110 रुपए, और 200 रुपए का कर दिया तेल। अगर कहीं लोग 24 घंटा काम कर लिए होते तो 200 रुपए। सपा की अपील पर आप कोई विचार नहीं करेंगे कि कांग्रेस चुनाव न लड़े? देखिए, अब कुछ बातें अतार्किक होती हैं, उस पर चुप रहना बेहतर है। क्यों बिना वजह की बात की जाए? सच बात ये, हम अपना लड़ेंगे, ये अपना लड़े, हमें इससे ज्यादा हमें इस पर कुछ नहीं कहना। मुझे तो ये कहना है कि 18 घंटे काम करके देश की अर्थव्यवस्था को डुबोने वाले जो लोग कह रहे हैं, तो 18 घंटे तो दीमक भी काम करता है। देश को दीमक की तरीके से चाटा जा रहा है। जिस तरीके से श्रीलंका में आज महिंदा राजपक्षे अपना झोला उठा करके इस्तीफा देकर के चल दिया है, ब्रजेश भाई, आपको जल्दी ही ऐसी सूचना में चेता रहा हूं पूरे देश को। जिस तरीके से मंदिर, मस्जिद, लाउडस्पीकर, अजान, रमजान और इन सब चीजों पर बुलडोजर, गैर जरूरी मुद्दों पर बात करके देश की बेरोजगारी की सड़हांध को ढका जा रहा है, देश की महंगाई की सड़हांध को ढका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में एक अनावश्यक उबाल लाने में सक्षम हो रही है और अपने चुनावी फायदे के लिए देश को आग में झोंक रही है। अरुण राजभर,
देखिए, जो गठबंधन आपके पिताजी यानी समाज SBSP के नेशनल प्रेसिडेंट ओम प्रकाश राजभर प्रपोज कर रहे हैं, वो कोई शेप लेता हुआ दिख नहीं रहा है, और मुझे तो यही मतभेद दिख रहा है। देखिए, यहाँ सब प्रवक्ता लोग हैं और इनको अपनी पार्टी को भी नेतृत्व को भी बचाना पड़ता है। तो मेरा जो समझ है कि ये लोग फैसला नहीं करते हैं, फैसला नेतृत्व करता है, और नेतृत्व के सामने जब प्रपोजल जाते हैं, तमाम चीज़ों की जब समीक्षाएं होती हैं, कि जैसा कि अभी हमारे हाफिज जी साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक रिपोर्ट मंगाई थी और वो मीडिया के माध्यम से सामने भी आ गया कि मतदाताओं ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में क्यों नकार दिया, बसपा को क्यों नकार दिया, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में ही ये उत्तर प्रदेश का चुनाव क्यों हो गया। तो सवाल यही हो रहा था कि 18% समाजवादी पार्टी का वोट अचानक 36% 38% तक कैसे चली जाती है और भारतीय जनता पार्टी 38% से 42% तक कैसे बढ़ जाती है। तो ये जब इस पे समीक्षा हो रही है तो वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की ताकत, हमारे प्रेमचंद प्रजापति जी की ताकत, हमारे राष्ट्रीय लोक दल की ताकत, जो हमने मोर्चा बनाया था, उस मोर्चे की जो ताकत आपके सामने दिखी है, वो वोट परसेंटेज का हिसाबा किया है। और हर राज्य में जितने प्रभावशाली पार्टियां हैं, अपने अपने वोट बैलेंस है। कांग्रेस के पास वोट बैलेंस नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस बार बार ये बात कह रही थी 2022 में कि हम धरना दे रहे हैं, हम जेल जा रहे हैं, हम फांसी पर झूल रहे हैं, हम यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, लेकिन जनता ने इनको समर्थन नहीं किया। लेकिन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर केजरीवाल साहब की जो विचारधारा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, बिजली, पानी, सड़क, वही विचारधारा माननीय ओम प्रकाश राजभर की है, वही विचारधारा लालू यादव जी की है, वही विचारधारा ममता बनर्जी जी की है, वही विचारधारा उद्धव ठाकरे साहब की, वही विचारधारा नवीन पटनायक, जितने लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा एक है। जब विचारधारा एक है, सिद्धांत एक है, नियत एक है, सबका मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा जाए, तो इसमें पहल करना हमारी जिम्मेदारी ये बन रही है कि हम पहल करें, प्रयास करें। हो न हो वो अलग विषय है, नेतृत्व कौन करेगा ये विषय उस समय की है, लेकिन प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी है। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग एक विचारधारा। बहुत शुक्रिया आपका वंशराज जी, क्या इनके प्रयासों को आप स्वीकारते हैं? देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि ब्रजेश जी की, अभी संजय बेचन जी ने भी एक बात कही कि कोई भी गठबंधन बिना कांग्रेस के, या कांग्रेस पूरे राष्ट्र में लड़ती है चुनाव, चुकी तो बिना उसके संभव नहीं है। मुझे लगता है अब आज़ादी के बाद से जनता ने कांग्रेस को भी देखा और भारतीय जनता पार्टी को लगातार 10 साल से हम लोग देख रहे हैं। बताइए क्या बदलाव ऐसा हुआ, या कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ जाएगी तो ऐसा क्या बदलाव कर देगी। तो दूसरी चीज जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो 10 साल के से भारतीय जनता पार्टी ने देश को पीछे छोड़ दिया। आप सोचिए, महंगाई की बात हो ही रही है, रोजगार की बात हो ही रही है, 2018 से फौज की कोई नौकरी नहीं आई। आप सोचिए, आज की खबर है कि इतिहास में रुपया सबसे ज्यादा नीचे गिर गया। ये दरअसल क्या हो रहा है कि दरअसल तमाम जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए पूरे देश में आग लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कर रही है, जिस तरीके से पूरे देश में गुंडाई करने का काम कर रही है। अभी एक बग्गा को पकड़ने के लिए पूरी की पूरी सरकार नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नाक का सवाल हो गया था कि बग्गा को कैसे भी छुड़ा के लाना है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्वीकारता अरविंद केजरीवाल जी की पूरे देश में हो रही है, पंजाब की जनता ने जो अप्रत्याशित रिजल्ट दिया आम आदमी पार्टी को, हिमाचल में लगातार जिस तरीके से पार्टी की, आम आदमी पार्टी की स्वीकारता बढ़ रही है, गुजरात में बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है, अभी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कल नागपुर होके आए। तो लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों का, उनके कार्यों की जनता स्वागत कर रही है, आप देखिएगा। थोड़ा सा और पेशेंस मुझे लगता है हम लोग को सबको रखना चाहिए, जितने भी राजनीतिक दल हैं। 2023 के मिड में, मैं संजय बेचन जी को 2023 के मिड में बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। थैंक यू संजय जी। क्या आम आदमी पार्टी एक उभरते हुए विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रही है क्या, या उसकी स्थिति में है जैसा ये क्लेम कर रही हैं? मुझे देखिए, मैंने वंशराज जी की बातें बड़े गौर से सुनी और मैं आम आदमी पार्टी को भी बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूं। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का अभी जो मकसद है वो कांग्रेस के स्थान पर प्रमुख विपक्ष के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अपने को स्थापित करना। और अभी जो अरविंद केजरीवाल की योजनाएं हैं, जिस तरह से वो अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि कांग्रेस
अभी उस स्थिति में नहीं है कि भाजपा को बहुत गंभीर चुनौती दे सके, स्थिति में वो भी नहीं है, लेकिन वो इस स्थिति में है कि कांग्रेस के मुकाबले अपने को प्रतिस्थापित कर सके। उन्होंने देखिए दिल्ली में 10 सालों से उनकी सरकार है, पंजाब में अभी उन्होंने सरकार बनाई, बाकी जगह भी उत्तर प्रदेश में उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा, लेकिन उनको उम्मीदें हैं, गुजरात से उनको उम्मीदें हैं, बाकी जगहों से उनको उम्मीदें हैं। तो उनको लगता है कि वो एक नई राजनीति की बात करके, अब उसमें नयापन है कितना है वो अलग एक बहस का विषय है, लेकिन उनकी रणनीति अभी ये है कि कांग्रेस को डिस्प्लेस करके उस जगह पर खुद को काबिज कराना, ये मुझे अरविंद केजरीवाल की रणनीति लगती है। और ये क्या ऐसा संभव है? इसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे। देखिए, संभव हो सकता है, और इसलिए अरविंद केजरीवाल ऐसे किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि इससे उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को नुकसान पहुंचता है। और ऐसी ही महत्वाकांक्षा ममता बनर्जी भी पाले बैठी है। जिस तरह से उन्होंने अभी तृणमूल कांग्रेस का विस्तार किया, चुनाव लड़ाए और उत्तर प्रदेश में गई, गोवा गई, बाकी जगह गई, तो ममता बनर्जी भी उसी नक्शे कदम पर हैं। तो इन दोनों का है कि कांग्रेस को डिस्प्लेस करो, एक धक्का और दो, कांग्रेस को तोड़ दो और खुद उसकी जगह काबिज हो जाओ। ये इनकी स्ट्रैटेजी है। ये कितनी सफल होती है ये मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आपने सर नारा ही दे दिया पूरा जी। लेकिन आप एक चीज समझिए कि ये दोनों कांग्रेस को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। थोड़ा सा और जो इस विषय पे वो अपनी ओपिनियन आपके सामने एक बात और कहूंगा ब्रजेश जी, एक बात और कहूंगा ब्रजेश जी, जो ये विपक्ष का गठबंधन होता था उसके लिए जो एक आइडियोलॉजिकल आधार होता था, जो जिसको कहते हैं फेविकॉल का जोर बनाने का काम करता था, वो होता था कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व। अब कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं वो पूरी तरह से हाशिए पे हैं, और जो गैर भाजपा गैर कांग्रेसी विपक्ष है वो कांग्रेस को ये काम करने नहीं देना चाहता है। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं। तो ये बड़ी जो 70 एमएम की बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म देखने को मिलेगी। जी, सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाह रहे हैं। आपने वो नारा दिया है कि एक धक्का और दो, कांग्रेस को तोड़ दो। भाई एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया संजय भाई की बात पे। कहते हैं ना, कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। मैं आपको एक चीज सिर्फ बता रहा हूं कि भाजपा की कुनीतियां, महंगाई, बेरोजगारी का जवाब जनता देगी, और जनता के नेतृत्व में 2024 में जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और इनकी नीतियों को उखाड़ करके फेंकेगी। ओके, राकेश त्रिपाठी 20 सेकंड रखिएगा। राकेश त्रिपाठी 20 सेकंड। आपको कुछ आपत्ति थी सुरेंद्र जी के बयान? देखिए, एक बहुत आपत्तिजनक बात सुरेंद्र राजपूत जी ने आज मुख्यमंत्री जी के बयान को लेकर के कही है। मैं उस पर अपनी कठोर आपत्ति जताता हूँ। अरे काहे को आपत्ति जता रहे हैं भाई? हमने थोड़ी कही है, मुख्यमंत्री जी ने कही है। क्या कहा? हिम्मत है तो मुख्यमंत्री जी को कहो, जिन्होंने आपको दलाल कहा है, जिन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को कहा दलाली बंद करो। वो मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा। दलाल का मतलब ही कांग्रेस होता है। दलाल शब्द और कांग्रेस पर्यायवाची है। दलाल शब्द और कांग्रेस सम्मान से कोई परियोजना ऐसी सम्मान से कांग्रेस पार्टी ने तो घोटाले से लेकर के पाताल तक, आपने जमीन से लेकर के आसमान तक कोई परियोजना ऐसी नहीं है जिसमें कांग्रेस की सरकार ने दलाली न खाई। किसको कौन दलाल कह रहा है? इनको दलाल शब्द पर बड़ी भाजपा के नेताओं को कहा। क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाजपा दलाल शब्द तो सच बताए, दलाल शब्द पर्यायवाची है कांग्रेस का। और आप कहिए तो मेरे पास क्या नाम अखबार की कटिंग है, वो मैं दिखा देता हूं। कहा कि भाजपा के नेता दलाली बंद करें, और जो है अफसरों को हम देख लेंगे। अखबार की कटिंग नहीं, आप अखबार की कटिंग मत बताइए। सुन लीजिए, ये मेरा बयान नहीं है, मुख्यमंत्री जी का है। राकेश घोटाले से लेकर के अगस्ता वेस्टलैंड तक, दिल पे बात लगी है। घोटाले से लेकर के अगस्ता वेस्टलैंड तक कहा है उन्होंने, कहीं छोड़ा नहीं, परेशान है, हर जगह घोटाला कर देने वाले को कुछ नहीं कह सकते। हमारे ऊपर क्या नाम बरसे हुए। अरे भाई, मुख्यमंत्री को कहो जिन्होंने आपको दलाल कहा। हम तो कहते हैं आप शरीफ आदमी, आप शरीफ इंसान हो, आप दलाल नहीं हो। रही हो राजनीति में, हम तो मानते हैं इस बात को, हम मानते हैं। धन्यवाद। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप दलाल आरोप करने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं, और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा को दिलचस्प बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।